नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है सामान्य हिंदी की क्लास का और हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी की क्लास में। दोस्तों, हमारी 3 क्लासें हिंदी में हो चुकी हैं। जो हमने सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 1 हिंदी का उद्भव एवं विकास के ऊपर हमने बात की थी और उस पूरे चैप्टर को हमने 3 क्लासों में कन्वर्ट किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको जो है वो क्लासें प्रोवाइड की गई हैं। और आज हमारी जो क्लास है वह वर्णमाला की क्लास है। अधिकांश टीचर यहाँ से शुरू कराते हैं वर्णमाला से, परंतु हमने उससे पहले आपको एक पहला चैप्टर होता है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, वह भी आपको प्रोवाइड कराया है। तो हमारा आज का जो सेशन है वह वर्णमाला में होने वाला है और ये बहुत ही यूनिक लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे और आप अच्छे से इसको समझकर अपने एग्ज़ाम पेपर में नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। और सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला का यहाँ मैं शब्द बता सकता हूँ। तो वर्णमाला क्या है, देखिए, वर्ण प्लस माला, इन 2 शब्दों से मिलकर जो है ये वर्णमाला बनी है। यानी कि वर्णों की एक माला, माला मतलब हार, तो वर्णों की एक माला, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णों की एक माला क्या होती है, वर्णमाला। अगर हम यहाँ पर ही परिभाषा की बात करें बच्चा, परिभाषा की अगर हम यहाँ बात करें कि इसकी परिभाषा क्या है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, किसी भाषा में बोलने तथा लिखने, यानी कि किसी भी भाषा में बोलने तथा लिखने बोलने तथा लिखने के नियम, बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्था या व्यवस्थित पद्धति को या पद्धति के ज्ञान को, पद्धति के ज्ञान को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सारी बातें आपको मिल जाएंगी क्योंकि अभी आपने जो है कुछ अलग तरीके से पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चा, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अभी तक फिलहाल में आप मुझे बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आई है, नहीं आई है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि वर्ण प्लस के माला 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिभाषा अगर आती है तो किसी भी भाषा में बोलने तथा लिखने, यानी कि बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करते हैं, हिंदी भाषा में व्याकरण के भी 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और हर चीज़ को जो है नोट करते चलाएंगे। जो समझने की बात होगी हम उसको समझाएंगे अच्छे से। आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत अच्छे से क्लास होने वाली है आपकी। हिंदी भाषा की व्याकरण, यानी क्या कह सकते हैं हम, हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा मतलब भाषा अलग होती है। हिंदी, अंग्रेजी का सब भाषा सीखनी होती है। तो हिंदी भाषा के वर्णमाला व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ये बात याद रखनी है। हिंदी भाषा व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 4। पहला अंग जो होता है वो क्या होता है, आपने सुना होगा, वर्ण विचार। क्या कहते हैं उसको बच्चा, वर्ण विचार। पहला होता है वर्ण विचार। बच्चा दूसरा जो होता है वह क्या होता है,
शब्द विचार। वो क्या होता है? शब्द विचार। कौन सा होता है? शब्द विचार। इसे हम भेद भी कह सकते हैं, वर्ण भेद, शब्द भेद, ठीक है, वाक्य भेद। तीसरा कौन सा होता है बच्चा? वो होता है वाक्य विचार। कौन सा होता है? वाक्य विचार होता है। चौथा जो होता है बच्चा वो होता है छंद विचार। कौन सा होता है चौथा? छंद विचार। छंद विचार होता है। अब क्या है, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ये क्या होते हैं, क्या लिखे गए हैं, क्योंकि आप जब ल्यूसेंट वगैरह की कोई सी बुक पढ़ते होगे तो शायद मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ दिक्कत आती होगी। ठीक है, तो देखिए वर्ण विचार में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका क्या आता है? वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण का, रूप, आकार व भेद, यानी कि रूप, आकार व भेद का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। यानी कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के रूप, वर्णों के आकार व वर्णों के भेदों का अध्ययन जिसे कहाँ किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है बेटा। शब्द विचार क्या होता है? शब्दों के भेद। क्या है यहाँ पर? शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, रूप, प्रयोग, रूप, प्रयोग, उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। क्या 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 होता है? अध्ययन किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं बेटा। वाक्य विचार में हम क्या कहते हैं? वाक्य का निर्माण का क्या बच्चा? निर्माण, वाक्य का निर्माण, प्रकार, प्रकार, भेद, उत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? वाक्य विचार कहते हैं, या विग्रह भी कह सकते हैं। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। छंद में इसमें साहित्य, इसमें साहित्य, या ऐसे भी कह सकते हैं इसमें साहित्य विषयगत पक्षों का विचार किया जाता है। छंद विचार में क्या कहता है? साहित्य विषयगत छंदों पर अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? छंद विचार कहते हैं। समझने वाली बात है, बहुत प्यारी बात है, समझने वाली, बहुत अच्छी बात है। या शिल्प पक्षों पर विचार किया जाता है। ठीक है, स्वरूपों और वह शिल्प पक्षों पर विचार भी किया जाता है। क्या कहता है? शिल्प पक्षों पर भी, शिल्प पक्षों पर भी विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। इसी को बच्चा हम कहते हैं छंद विचार। तो अब आप समझिए, हिंदी भाषा व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, उच्चारण, रूप, आकार, भेद, ये हो गया है। शब्द विचार में आपके शब्दों के भेद, रूप, प्रयोग, उत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के निर्माण, प्रकार, भेद, उत्पत्ति आदि का किया जाता है। इसी प्रकार से 4 भेद होते हैं, आपको यहाँ समझना होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें जो पढ़ना है इनमें से कौन सा पढ़ना है। तो वर्णमाला जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? वर्णमाला जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? वर्णों के बारे में आती है। तो वर्ण विचार के बारे में हम इसे पढ़ते हैं बेटा। तो अब यहाँ से हो रही है शुरू वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ से आपकी शुरू हो रही है वर्णमाला। और अब हम यहाँ लिखेंगे वर्ण विचार हेडिंग। क्या लिखेंगे हम हेडिंग? अब हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ण विचार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं वर्णमाला में भी वर्ण विचार। वर्ण विचार हम लिखने वाले हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। सबसे पहली बात ये, यानी कि भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है वह कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ठीक है भैया, क्या होती है? ध्वनि होती है। इसको आप समझेंगे। ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? यहाँ समझिए, ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं हम इसको? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, और वर्णों के व्यवस्थित
व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं बच्चा? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है बेटा, वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है बच्चा, वो होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। अब इसमें 52 में कौन कौन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है बच्चा, वो होती है 33। ठीक है। स्वरों की संख्या जो होती है बच्चा, वो होती है 11। ठीक है, 11 होती है। ठीक है। उच्च संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? संयुक्त जो होते हैं बच्चा, वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। संयुक्त होते हैं 4। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर बात करें तो उत्क्षिप्त कितने होते हैं? उत्क्षिप्त सबकी बात करेंगे, सबको पढ़ाएंगे। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोग्य वाह कितने होते हैं? अयोग्य वाह ये होते हैं बेटा, ये भी 2 होते हैं। तो 2 और 2 4 और 4 और 4 8, 8 और आपके 11 जो हो गए 19 और 33 आपके जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं वामन। ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के कहते हैं ये वामन होते हैं। इस बात को समझोगे, इस बात को समझोगे, हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। समझ लोगे आप इसको? बताइए। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ ध्वनि बोली है। तो ध्वनि जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है बेटा। ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खंड ध्वनि और एक होती है खंडित ध्वनि। एक कौन सी होती है? खंड ध्वनि और एक होती है खंडित ध्वनि। अखंडित कह सकते हो, खंडित कह सकते हो। क्या कह सकते हो? खंड तेर ध्वनि। अब ये कहाँ से चीज़ आ गई? खंड ध्वनि और खंड तेर ध्वनि क्या होती हैं? मैं आपको बताता हूँ। जिनका स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिनका स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी कि जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? खंड तेर ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड तेर ध्वनि कहते हैं। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे? हाँ या ना बता दो। जैसे मैं यहाँ बताऊँ, मैंने लिखा आँख। मैंने यहाँ क्या लिखा? आँख शब्द लिखा। उदाहरण के तौर पर आँख लिखा, तो यहाँ चंद्र बिंदी का जो है ना, कोई अस्तित्व नहीं है, मगर उच्चारण में प्रयोग किया जा रहा है आँख। तो यहाँ पर चंद्र बिंदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि आ के छोड़कर चंद्र बिंदी का उच्चारण कुछ नहीं होता। तो इस तरीके की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? खंडेतर ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं हम? खंडेतर ध्वनि कहते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा इस बात को। ठीक है, चलो ठीक है। अब खंड ध्वनि कौन सी होती है? जिनका अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खंड ध्वनि कहते हैं। ठीक है, खंड ध्वनि कहते हैं। ठीक है भाई, आरी बात समझ में नहीं? ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया आपने बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको नोट करो, एक बार रिकॉल कर लो। भारत भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक तो खंड ध्वनि होती है, एक खंडेतर ध्वनि होती है। तो खंड ध्वनि वो होती है जिनका अपना अस्तित्व होता है, जैसे यहाँ पर आ का भी अस्तित्व था और ख का भी अस्तित्व था। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं खंड ध्वनि। जबकि खंडित ध्वनि में जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, खंडित ध्वनि होती है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वह अनुस्वर अनुनासिक आते हैं। क्या आते हैं? अनुनासिक। ठीक है भाई, तो अनुनासिकों की जो होती है अपनी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती, इस वजह से हम इनको खंडेतर ध्वनि कहते हैं। ठीक है, खंडेतर ध्वनि कहते हैं। अब ऐसी बात करते हैं ध्वनियों के लिखित रूप को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के भी व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, वो आपके सामने है। मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं, उच्चित जो होते हैं, और अयोग्य वाह भी आपके कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे करते हैं हम, क्या है आगे की कहानी। ठीक है, ये ना ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी सारी। ये आपको अगर इतना तैयार कर लिया आपने, तो आपके सामने कोई भी वैकेंसी आ जाए, आप वहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं वर्णभेद।
ठीक है, क्या करते हैं हम, हेडिंग डालते हैं वर्णभेद। वर्ण भेद हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है, वर्णभेद। अब बात करते हैं क्या, उच्चारण व प्रयोग के आधार पर, यानी क्या है हमारे यहाँ पर टैग क्या है, उच्चारण व प्रयोग के आधार पर उच्चारण प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ठीक है बेटा, दो भेद होते हैं वर्णों के, कितने, यानी कि कितने, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। एक तो होता है आपका स्वर, बच्चा क्या होता है, एक होता है स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है बेटा, एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन, ठीक है। एक को कहते हैं वोवेल और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर की। अब जो हम बात कर रहे हैं हम किसकी बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, स्वर की, ठीक है। अब क्या होते हैं स्वर, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। क्या होते हैं स्वर, स्वर की बात अब यहाँ हम करने वाले, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। समझ गए नहीं, तो परिभाषा हम यहाँ कह सकते हैं, स्वतंत्र वर्णों के या स्वतंत्र वर्ण बोले जाने वाले, स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं या वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं या वोवेल कहते हैं। स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, स्वरों की संख्या अगर ऐसा आ जाए तो कितनी होती है, 11। कुल अगर पूछ ले, कुल स्वरों की संख्या आपको पूछ ले तो कितने होते हैं, 13। ये 11 कौन कौन से होते हैं, ए होता है, आ होता है, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋ होता है, ठीक है, ए होता है, बड़ा ए होता है, औ होता है, औ होता है, ठीक है। ये तो होते हैं 10, 11। कितने होते हैं, 11। ये 11 सेम होती हैं, ये 11 सेम होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या आ जाता है, अंग आ जाता है और अह आ जाता है, ये भी इसमें काउंट हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तो इनकी संख्या कितनी होती है, वो 10 होती है। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है बेटा, 10 होती है। केवल हम 10 ही लिखते हैं। और 10 कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। क्योंकि अंग अह जो होते हैं वो अनुनासिक नासिक में चले जाते हैं, निनुनासिक में पहुंच जाते हैं, और ऋषि जो है रे में पहुंच जाता है। तो फिलहाल में आप ये समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, हाँ या ना। ठीक है भाई, बताइए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है नहीं आ चुकी है, जल्दी बताओ इसको। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना इधर लिख देता हूँ, अंग और अह। बताइए ये हो चुके हैं आपको, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताएंगे इस बात को। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ रहा हूँ मैं आपको कि आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है भैया, अब बात करते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के जो होते हैं वो भेद कितने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं भेद। तो स्वरों के जो भेद होते हैं, स्वरों के जो भेद होते हैं बेटा कितने, क्या होते हैं, स्वरों के जो भेद होते हैं ना, उनको ज़रा सीखो। स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। स्वरों के भेद, स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका उच्चारण के आधार पर। कौन सा होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। एक होता है उच्चारण के उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है बच्चा, वो होता है उच्चारण में मात्रा के आधार पर। क्या होता है, उच्चारण, ये उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण या मात्रा के आधार पर। चौथा जो होता है यहाँ पर बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, जीभ के
आधार पर। पांचवा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। छठा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, छठा वो होता है होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। सातवां जो होता है, सातवां अगर हम बात करेंगे तो आपका नाक व मुख से हवा निकलने की, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर। ठीक है भाई, इन सॉरी 9 यानी 8 होते हैं यहाँ पर, एक सेकंड 8 होते हैं, मैंने 9 लिख दिया था। ठीक है, 8वां जो होता है वो कौन सा होता है, घोषत्व के आधार पर। कौन सा होता है बेटा, वो होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है भाई, तो आप एक बार रिकॉल करेंगे, उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वर। ठीक है बेटा, स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल अगर बोल दे तो बेटा यानी कुल बोल देगा तब, ठीक है, तो 13 होते हैं। और अगर बोले उच्चारण के आधार पर केवल 10, हम 10 ही स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और वो हमने लिख दिए हैं कौन कौन से होते हैं। स्वरों की अगर भेद की बात करते हैं, स्वरों की अगर भेद की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण और मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, और नाक व मुख के से हवा निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो क्या मैं मानूं कि आप तैयार हो आगे पढ़ने के लिए? बताओ, क्या ये बात मान लूँ मैं कि आप आगे तैयार हो पढ़ने के लिए? ठीक है, इससे आगे पढ़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, चलिए, तो मैं इसे अब 1 बाई 1 करके आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जब हम 8 के 8 प्रकार किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम ये 8 के 8 जो है वो किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ पता होना चाहिए क्या है इसका कंडीशन। ठीक है, आप बड़े प्यारे प्यारे नोट्स बनाओगे ऐसे। मैं आपको इतना अच्छा नोट्स बनवाने वाला हूँ कि आप इसे पढ़ने के बाद ना किसी भी किताब में पढ़ने की चेष्टा नहीं करोगे, कोई भी चेष्टा उत्पन्न नहीं होगी आपके अंदर कि आप किसी भी किताब का सहारा लो यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए, मैं से कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सरल और अच्छे तरीके से आपको ये कराया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं क्या है कंडीशन, समझिए। हम सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, आधार पर ये भैया। तो आप पहले मुझे ये समझिए, यहाँ पर इस बात को ये समझिए कि देखिए हमारा एक तो होता है ए, ठीक है, तो ए होता है, ठीक है, एक होता है आ। तो ए का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है बेटा? ए का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। और ये ए ऐसे मिलकर बना होता है, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो एक तो हो गया ये, ठीक है, एक तो हो गया ये आपका प्रकार। एक आपका होता है ई और बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई बनी होती है ई प्लस के, ई से तो 2 ई, तो ये भी ई, ये किससे होती है? तालु से, यानी तालु या तालव्य, तालव्य। तो ये भी किससे होती है? तालु प्लस के तालव्य, तालु या तालव्य। तो दूसरा प्रकार हो चुका है ये। ठीक है, एक होता है आपका ऊ, एक होता है बड़ा ऊ। तो ऊ तो होता है वो ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ, ये भी किस पर होता है? ओष्ठ के आधार पर। 3 ये हो चुके, तीसरा ये हो चुका है। तो ए और आ जो होता है वो कंठ से होता है, छोटी ई बड़ी ई जो होती है तालु से होती है, ऊ और ऊ जो होता है वो भी किससे होता है? ओष्ठ से होता है। इतना समझ गए हो आप। एक आपके आते हैं ऋषि, ऋ जिसको हम बोलते हैं ऋषि। ये जो इनका उच्चारण जो होता है बेटा ये होता है मूर्धा से, मूर्धन्य यहाँ से होता है, मूर्धा धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा लिख लें, ये अच्छा है, मूर्धा से यानी कि मुंह से होता है। ठीक है बेटा, एक ये हो चुका आपका 4। ठीक है, इसके बाद में एक तो आता है ए, ये आता है ए। तो आप समझिए इस ए का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? ऐसे होता है, और किससे होता है? ई से। तो ए तो आ गया आपका कंठ, ठीक है, ई तो आ गया तालु, ठीक है, इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु। तो ये 5वां प्रकार हो चुका है। तो ई जब आ गया ए, तो ये बड़ा ए भी किससे हो जाएगा? कंठ तालु से। ये भी किससे हो जाएगा? कंठ तालु से। अब बात आती है ओ की। तो ओ का जो निर्माण होता है वो ऐस है,
और ऊ से होता है। तो ये तो आपका आता है कंठ से, ठीक है, और ये ऊ जो आता है वो किससे आता है आपका ओष्ठ से। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया कंठ्य ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय। ये 6 प्रकार आ चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ा ओ भी आपका जो है वो किससे हो जाएगा कंठ ओष्ठ से ही हो जाएगा। समझ रहे होंगे इस बात को, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बचा आपका, एक बचा अंग। ये किससे होता है नासिक्य, नासिक्य से होता है ये अंग। और ये एक बचा आपका अह, ये जो होता है वो किससे होता है काकल्य, काकल्य से। काकल्य मतलब कंठ के नीचे वाला जो गला होता है इससे भी नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं काकल्य कहते हैं। तो यहाँ से होता है ये। तो ये हो गया आपका उच्चारण, समझ लीजिए। ए जो होता है कंठ से होता है, आ भी कंठ से होता है। ई और ई दोनों तालु से उच्चारण होते हैं। ई ऊ जो होता है ओष्ठ से, ऋषि जो होता है मूर्धा से होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो ए होता है बड़ा ए होता है कंठ तालव्य से होता है। ओ और ओ जो होता है ये आपका कंठ ओष्ठ से होता है। अंग जो होता है वो आपका नासिक से होता है। अह जो होता है वो भी आपका काकल्य से होता है। क्या सही समझ गया, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया इतनी बात, क्लियर हो गया ना। चलिए एक प्रकार क्लियर हो चुका है। चलिए अब समझते हैं क्या, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। क्लासें तो चलती हैं परंतु आप ये देखिए आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं ये भी देखना चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले दूसरा प्रकार देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर किस पर देखने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखने वाले हैं, ठीक है भैया। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मूल, एक तो होते हैं आपके मूल, या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं बीच में लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से मजा आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। उत्पत्ति के आधार पर आपके होते हैं। दूसरा प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है बेटा। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल, क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। दूसरे होते हैं आपके, दूसरे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं संधि स्वर होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं संधि स्वर, संधि स्वर होते हैं या फिर व्युत्पन्न, व्युत्पन्न स्वर होते हैं, ठीक है भाई, व्युत्पन्न स्वर होते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले उन्हें कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, यानी कि ए, ई, ऊ और ऋ ये होते हैं, ठीक है। यहाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये 2 हो जाते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका दीर्घ, क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक है। एक आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर में आपका एक इसमें आ जाएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर बेटा, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ जो होते हैं वो क्या होते हैं, आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। क्योंकि आ जो बना होता है वो ए प्लस ए से बना होता है, ई जो होता है वो ई प्लस ई से होता है, ठीक है बेटा। ऊ जो होता है वो ऊ प्लस ऊ से होता है, ठीक है। संयुक्त वाले में कौन से होते हैं, एक ए होता है, एक बड़ा ए होता है, एक ओ होता है, एक बड़ा ओ होता है, ठीक है, हाँ या ना। तो ये जो बना होता है वो ए और ई से बना होता है, ए और ई से बना होता है। तो ये किससे बना होता है, ए और ए से बना होता है, ठीक है। ये जो बना होता है वो ए और ऊ से बना होता है, और ये जो बना होता है वो ए प्लस किससे छोटे ओ से बना होता है। तो इन चीज़ों को समझो, नोट कर लो इसको भी, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लास देख लें एक बार कैसी चल रही है आपकी, अच्छी क्लास चल रही होगी आई थिंक, बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा तरीका, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा जो है वो क्या है, दूसरा हमारा होता है उच्चारण में मात्रा के आधार पर। कौन सा क्या होता है, उच्चारण में मात्रा के आधार पर, उच्चारण व मात्रा के आधार पर, आधार पर होता है, उच्चारण में मात्रा के आधार पर होता है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ समझिए क्या होता है। उच्चारण मात्रा के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ स्वर,
ठीक है, हिरस्व या दीर्घ स्वर। एक आपका होता है आपका हिलस्व या लघु 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 सॉरी दीर्घ बोल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लघु। यहाँ पर क्या होता है, दीर्घ दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है, गुरु स्वर, ये दो होते हैं। एक होता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है बच्चा। तो इसे कहते हैं एक मात्रिक, इसे कहते हैं एक मात्रिक, ठीक है। इसे कहते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, ठीक है। इसे कहते हैं बहुमात्रिक, बहुमात्रिक, इसे बहुमात्रिक कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 1 सेकंड का सभी कम समय लगता है उसे कहते हैं एक मात्रिक, 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है द्विमात्रिक, और 2 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है बहुमात्रिक। इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपके आ जाएंगे कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसमें ए आ जाएगा, ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा, और छोटा ओ ये कहाँ पर आ जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा, ये आ जाएंगे। अब प्लुत स्वर में क्या होता है, प्लुत स्वर में बेटा, प्लुत स्वर में जो आता है जैसे कि ये ओ, तो ये जो 3 इकाई होती है, ये जो होता है प्लुत स्वर होता है। तो इसका जो लघु होता है वो ये होता है। तो जब कभी किसी आलाप को खींचते हैं, ध्वनि अजान, जब भी कोई गाना, जैसे मेरा रंग दे बसंती, इस तरीके से बसंती ई जो खींची है, तो वो कौन सा आलाप होता है, ये अधिक समय लगा है, ठीक है। अल्लाह इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। हरी हरी, तो ई जो खींचा है, जब भी खींचेंगे, ठीक है, जब भी हम खींचेंगे उसमें, तो वो जो आएगा वो प्लस स्वर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है खींचने में, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को हम जो कहते हैं ये कहते हैं। हो गया ये भी, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो चुका है, उच्चारण के आधार पर सारे स्वर ही हैं। अभी ये अलग अलग तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं सॉरी दोनों 3, ये कौन से होते हैं, एक होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, ठीक है। एक होता है आपका मध्य स्वर, कौन सा होता है, मध्य स्वर, ठीक है। एक होता है आपका पश्च स्वर, एक होता है आपका पश्च स्वर, ठीक है बेटा। 3 ही होते हैं। अब इनमें क्या गड़बड़ है इसको भी समझो, समझे, ठीक। जीभ के जो अगले भाग से, जीभ के जो अगले भाग से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि एक ई हो गया, एक ई हो गया, एक ए हो गया, एक हो, बोल के देखो, इनको अग्रस्वर होते हैं, ई ई ए, ठीक है। मध्य स्वर जो होता है केवल एक होता है, केवल ए, जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित किया जाए वो होता है केवल ए बोल के देखो, ए जीभ से बोला जाता है। जो पश्च स्वर होता है जो जीभ के पिछले भाग से, यानी कि आ, ओ, ओ, ठीक है, ये ETC। तो ये आपके जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो जीभ के पिछले भाग से होते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है भाई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो अब जो है वो अब जो प्रकार है वो कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो आपका ये है। अब क्या है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, क्या है भैया, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है समृत स्वर, ठीक है। एक होता है अर्ध समृत स्वर, ठीक है। एक होता है आपका विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। एक आपका होता है अर्ध विव्रत स्वर, ये होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। समृत स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक ई होता है, ई होता है, ऊ होता है और ऊ होते हैं, ये होते हैं समृत। अर्धसमृत कौन से होते हैं, ए होता है, ओ होता है, ठीक है, अर्धसमृत। ये क्या होते हैं आपके, विव्रत ए होता है, ए होता है और बड़ा ओ होता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर क्या आता है आपका, सॉरी विव्रत में आ होता केवल बेटा, केवल क्या होता है विव्रत में आ, केवल आ होता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, ए ओ, ये समझिए, ये होते हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या,
समव्रत का मतलब होता है क्लोज, क्लोज। यहां पर इसका क्या होता है, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। विव्रत का मतलब होता है ओपन, ओपन, ठीक है। इसका मतलब होता है हाफ ओपन, इसका मतलब होता है हाफ ओपन। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बंद मुंह से भी किया जा सकता है। तो देखो किया जा सकता है ई ऊ, कई बार क्लास में बैठ के ऊ करते रहते हैं बच्चे, पता नहीं चलता किसने कहा है, तो ये होते हैं, ठीक है। एक हाफ क्लोज होता है, यहाँ ए होता है। जब निचले वाले जबड़े पर असर पड़ता है, जब निचले वाले जबड़े पर असर पड़ता है वायु का, तो वो क्या होते हैं, अर्धसमृत होते हैं। ऐसी बंद ओपन का आ जो करोगे ना, आ ऐसा बोलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ओपन। तो ये आधे ओपन होते हैं जो ऊपर वाले जबड़े ए ओ, तो जब ऊपरे वाले जबड़े पर जब असर पड़ेगा तो वो क्या होते हैं, हाफ ओपन होते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो बचा एक और टाइप आगे देखते हैं स्वरों में ही। समझ लो स्वर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताए हैं, ठीक है भाई। अब जो होते हैं वो अब होते हैं होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होते हैं व्रतमुखी, व्रतमुखी, और एक होते हैं अव्रतमुखी। एक होते हैं व्रतमुखी और एक होते हैं अव्रतमुखी। क्या होते हैं, इनकी परिभाषा सुन लो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए, गोलाकार हो जाए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए, गोलाकार हो जाए, वो होते हैं व्रतमुखी। और जिनकी गोलाकार ना हो वो कौन से होते हैं, अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वो होते हैं आपके ऊ ओ, चाहे आप बोल के देख लीजिए, व्रत जैसा आकार आ जाएगा। इसके बाद जो शेष होते हैं वो शेष आ जाएंगे, यानी ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई बड़ी ई, ए बड़ा ए, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे, आपके अव्रतमुखी में आ जाएंगे, ईटीसी, ठीक है ना। ये बताइए जल्दी, क्लियर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर ये आपके होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके मौखिक या निर्नुनासिक। कौन से होते हैं, मौखिक या निर्नुनासिक, निर्नुनासिक ये होते हैं। एक क्या होते हैं, अनुनासिक, एक क्या होते हैं, अनुनासिक, एक अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो निर्नुनासिक वो होते हैं, सभी जो होते हैं निर्नुनासिक, ए आ उ, यानी मतलब हवा केवल किससे, मुख से निकले, मुख से निकले, हवा केवल मुख से निकले तो वो होते हैं आपके निर्नुनासिक। हवा नाक व मुख दोनों से निकले, किससे, दोनों से निकले तो वो क्या होते हैं, जैसे अंग लिखेंगे, ठीक है, आँख लिखेंगे तो ये आ जाएंगे चंद्रबिंदी। तो यहाँ पर दोनों से जो है हवा निकलती है, ठीक है। एक आपका इसमें आता है घोषत्व। क्या होता है, एक प्रकार आता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, ठीक है भाई। तो इस पर जो होते हैं घोषत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अघोष और दूसरा होता है सघोष। दूसरा क्या होता है, सघोष, ठीक है भाई। अघोष घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। तो समस्त स्वर को क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष। जब हम सबका उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन आए, उन्हें हम सघोष कहते हैं। तो समस्त स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। आपका कंप्लीट हो चुका है स्वर वाला टॉपिक, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में स्वर था, कल हम बात करने वाले व्यंजन में। तो सेशन में अगर मजा आया तो दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो, ठीक है। और यही आपके लिए रामबाण हो सकती है क्लास,
ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में अपने इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।